माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये आपका लास्ट वीडियो है इस कोड का, इस सेशन के लिए। इसके बाद और कोई वीडियो नहीं बनेगा। मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियोस बनाया, 3-4 वीडियो जो भी बनाया पूरा स्पेशल वीडियो था। मैंने आप लोगों से वादा किया था ना कि मैं आप लोगों को बोला था कि मैं आपको लास्ट में बुक रिवीजन करवाऊंगा। अगर आप एग्जाम देने से पहले देख रहे हैं, क्योंकि आपका कल एग्जाम है, ठीक है। अब कल एग्जाम है, आज आपके लिए लाया हूँ। क्यों लाया हूँ भैया? बच्चे का रिवीजन हो जाए भैया। बच्चे ने नोट्स देख लिया, जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी स्टूडेंट्स ने नोट्स देख लिया, नोट्स को सही से समझा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को बुक रिवीजन करना है, ठीक है। तो मैं एक ही वीडियो में पूरा बुक रिवीजन करवा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, कम समय में पूरी तरह से समझ में आ जाएगा आपको कि ये आखिर बुक क्या कहना चाहता है, आखिर ये कोड हमारा है क्या। इस कोड में हर एक पॉइंट ना आपको समझ में आने लगेगा। बस आपको क्या करना है? रिवीजन कर लेना। मैं सभी चैप्टर्स को मैं समझा दूंगा। सभी चैप्टर्स का स्टार्टअप पर एक बार सिर्फ चैप्टर पढ़ के मैं पूरा समझा दूंगा। आपको ऐसे करना है, टाइम बहुत ही कम है। मैं जितना नोट देना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना दे दिया। अभी तक 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स मुझ पर बिलीव कर रहे हैं, जुड़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, सो आने वाला समय में लाखों स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही ना मैंने कैसे पढ़ाया, कैसे पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि ये मूल्य परक क्या है। अच्छा से समझना, ध्यान से समझना। जो समझते हैं मूल्य परक, जब बुक का नाम ही समझ जाएंगे ना तो सब समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं मूल्य परक शिक्षा क्या है। मूल्य परक शिक्षा ऐसी शिक्षा होता है जिसमें अच्छे संस्कार, नैतिकता, जीवन में सही गलत की पहचान, है ना, ये करना सिखाए। ईमानदारी हो, उनमें सच्चाई हो, अनुशासन में रहे, जिम्मेदारी करना सीखे। तो अक्सर ये मूल्यप्रक शिक्षा बच्चों पर आधारित है। इसका यानी एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षित करना। अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, वही बड़े होकर कुछ अच्छा करेंगे, वही बड़े होकर नाम करेंगे, वही बड़े होकर कोई अच्छा इंसान बनेंगे, जिम्मेदार बनेंगे, घर परिवार संभालेंगे, है ना, और माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, दुनिया में नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये है मूल्य परक शिक्षा का उद्देश्य। तो इस बुक में हमें सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना सही होगा, कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, इनसे रिलेटेड ही हमको सीखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड? इनका उद्देश्य ही भैया अच्छा इंसान बनाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी समझ आना, नैतिक निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाना, खुद से नैतिक निर्णय ले पाए, शांति हो, प्रेम हो, सद्भाव फैले, है ना, अच्छी बातें बोले, है ना, हर जगह कहीं भी जाए तो उनका गुण उनको कहीं भी जाए, है ना। मान लो आप हो, अगर आपके अंदर मूल्य परक शिक्षा है तो आप कहीं भी जाओगे, आपका क्या होगा? नाम होगा, है भाई ये लड़का बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत अच्छा है, हैं, कितना अच्छा संस्कार है, इनके माँ बाप कितना अच्छा संस्कार दिए हैं, इनके टीचर ने कितना अच्छा संस्कार दिया है। इनमें क्या है कि सिर्फ हमारा ही नाम नहीं रोशन होता है, हर किसी का भैया माँ बाप का नाम, माँ बाप का सम्मान होगा, पिता का होगा, ये क्या कहते हैं, शिक्षक का होगा। तो यहाँ पे समाज का नाम होगा कि भाई अच्छा समाज में रह रहा है। तो ये जरूरी है ना। मूल्य परक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है भैया। मैं बिल्कुल अलग तरीके से समझा रहा हूँ, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं? फर्स्ट चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर क्या है देखते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर है आपका सामाजिक विकृतियां एवं मूल्य परक शिक्षा की आवश्यकता। यहाँ सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि सामाजिक विकृतियां क्या है, और मूल्य परक शिक्षा का भी तो हम लोगों ने चर्चा किया, फिर से एक बार और करूंगा चर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे पहले हमको समझना है कि सामाजिक विकृतियां क्या है। तो यहाँ पे एक चीज है विकृतियां। तो ये विकृतियां क्या है भाई? विकृतियां अगर समझ में आ जाएगा तो सामाजिक विकृतियां समझ में आ जाएगा। तो विकृतियां समझिए। सबसे पहले आपको समझना है कि विकृतियां क्या है। विकृतियां का मतलब होता है समाज में फैली हुई बुरी आदतें, ऐसी आदतें जो समाज के लिए हानिकारक हो। जैसे कि जाति के आधार पर भेदभाव करना, ये भी विकृतियां हुआ। महिलाओं के साथ अन्याय करना, छेड़छाड़ करना, ये भी आपका विकृतियां में आ गया। रिश्वत लेना या देना, ये भ्रष्टाचार हुआ, है ना। भ्रष्टाचार भी विकृतियां में आ गया। गरीबी और धन के अंतर को बढ़ावा देना, ये भी विकृतियां हुआ। अंधविश्वास और पुरानी सोच को बढ़ावा देना, ये भी विकृतियां हुआ। तो आई होप विकृतियां समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि भारतीय समाज की विकृतियां, क्योंकि आपके अनुसार आपने यहाँ क्या देखा? मूल्य परक शिक्षा देखा सेकंड में,
सामाजिक विकृतियाँ और मूल्यपरक शिक्षा। लेकिन हम लोगों ने सामाजिक विकृतियाँ भी समझ में आ गया। समाज विकृतियाँ क्या, देखो यहाँ भी ये समझिए सामाजिक विकृतियाँ क्या है, जो समाज में फैली हुई विकृतियाँ हो। विकृतियाँ मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भारतीय समाज की विकृतियाँ क्या है। देखिए, भारतीय समाज में कई विकृतियां हैं जो उसके विकास और प्रगति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था, लिंग व्यवस्था, भ्रष्टाचार, गरीबी और आर्थिक असमानता, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता, ये क्या है भैया, ये सभी सामाजिक विकृतियां हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता में क्या है, कि भाई क्या है मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता। तो इसमें से पहले अच्छे चरित्र का निर्माण करना आ जाता है, जिसमें से बच्चों में अच्छे विचार डाला जाए, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाया जाए, है ना। तो ये अच्छे चरित्र और का निर्माण होता है। दूसरा, नैतिकता और जिम्मेदारी। तो बच्चे को नैतिकता और जिम्मेदारी का नॉलेज होना चाहिए, वे समाज के प्रति जिम्मेदार बन सके, है ना, नैतिक बन सके। सामाजिक समरसता, विभिन्नता में एकता में और सहानुभूति का विकास हो, ऐसा उन्हें क्या हो, ज्ञान हो। व्यक्तिगत विकास हो, जैसे कि हर किसी में, हर बच्चे में आत्मविश्वास हो, सहिष्णुता हो, सहयोग हो, है ना, सहयोग की भावना हो, और समाज के लिए अच्छे नागरिक बन सके, ऐसा उसके अंदर में भावना जगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता। ये किसे देनी चाहिए, ये हमें हर बच्चे को देनी चाहिए, ताकि वो किसी से भी कभी भी ऐसे मतलब विचार से अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करे, और हमारे समाज को एक बढ़ावा दे, समाज को ये बढ़ावा दे, समाज को आगे बढ़ाए, है ना, समाज में अच्छी भावना जगाए, समाज खुशहाल रहे। अंडरस्टैंड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नैतिकता एवं नैतिक शिक्षा की अवधारणा। ये खंड 1 का चैप्टर 2 है। सो नैतिकता का मतलब हम लोग क्या समझेंगे। नैतिकता मतलब ये होता है भैया कि सही और गलत के बीच का अंतर को समझना, ये ही होता है नैतिकता। और सही और गलत के बीच क्या अंतर भैया, ये देखो, गलत क्या है, गलत काम करना, गलत काम जितने भी हो जाता है वो गलत हुआ। लेकिन हमें नैतिकता की अगर बात करें तो हमें सच्चाई में रहना चाहिए, सत्यनिष्ठा बनना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए, हमारे अंदर सहानुभूति होना चाहिए, हमारे अंदर जिम्मेदारी होना चाहिए, हमारे अंदर सम्मान होना चाहिए, सम्मान की भावनाएं होना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए, समझ में आ गया, कुछ बड़ा करने का सोच होना चाहिए। यही होता है नैतिकता। नैतिक शिक्षा की अगर बात करें तो नैतिकता को सिखाने के लिए जो शिक्षा दिया जाता है वह नैतिक शिक्षा, मतलब अच्छी चीजों को सिखाना, सत्यनिष्ठा बनाना, सच्चे राह पर चलने के लिए सिखाना, ना अच्छी आदत डालना, यही आपका नैतिक शिक्षा होता है। अच्छे विचार को समझाना, अच्छे विचार को बताना क्या होता है, नैतिक शिक्षा में आ जाता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद आपका आता है नैतिकता का सिद्धांत। क्या होता है नैतिकता का सिद्धांत, ये भी समझिए। तो नैतिकता के सिद्धांत कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि आपका उपयोगितावाद, कर्तव्यवाद, है ना, अधिकारों का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, ये नैतिकता में आ जाता है, नैतिकता का के सिद्धांत में आ जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नैतिकता के आयाम। तो क्या है नैतिकता के आयाम, इसे भी समझिए। देखो, नैतिकता के आयाम में आपका अगर बात किया जाए तो व्यक्तिगत नैतिकता आ जाता है, सामाजिक नैतिकता आ जाता है, पेशेवर नैतिकता आ जाता है, पर्यावरणीय नैतिकता आ जाता है। ये सभी नैतिकता के आयाम हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत नैतिकता की। तो इसमें व्यक्तिगत मूल्यों और आदर्शों का पालन करना होता है। दूसरा, सामाजिक नैतिकता की बात करें तो इसमें समाज के हित और कल्याण के बारे में सोचना होता है, समाज का ही मतलब गुणगान होता है, समाज कैसे आगे बढ़े, समाज में क्या सही किया जाए, क्या नहीं किया जाए, इन तरह से विचार होते हैं। उसके बाद पेशेवर नैतिकता में आता है भाई, पेशेवर जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करना, जैसे कि भाई कोई काम काज करता है ना, पैसे अर्जित करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, तो ये आपका पेशेवर में हो जाता है। तो धन अर्जित करने के लिए हम कोई अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग धन अर्जित करने के लिए गलत भी काम कर लेता है, तो भैया ये पेशेवर नैतिकता के खिलाफ में गया वो। एंड आता है भाई पर्यावरणीय नैतिकता। तो पर्यावरणीय नैतिकता में आता है भाई पेड़ पौधे प्रकृति का पालन करना, प्रकृति की रक्षा करना, ये पर्यावरणीय नैतिकता में आ गया, है ना। ये सब हमारा नैतिकता के क्या है, आयाम है। अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा खंड 1 का, ये लास्ट चैप्टर है खंड 1 का, इकाई 4 चैप्टर 4, लोकतंत्र के स्तंभ, शांत एवं श्रद्धापूर्ण जीवन यापन। तो भैया इसको भी समझते हैं। तो लोकतंत्र के स्तंभ में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र के प्रमुख 4 स्तंभ है। क्या है, विधायिका, विधायिका जो कानून बनाने वाली संस्था होती है। दूसरा, कार्यपालिका जो सरकार होते हैं, है ना। तीसरा होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका में न्याय क्या होता है, जैसे कि कानूनों की व्याख्या और न्याय प्रदान करने वाली संस्था इसमें आ जाता है। चौथा आपका है मीडिया और नागरिक समाज,
तो ये सभी लोकतंत्र के स्तंभ है। तो समझ गया। तो विधायिका भी आप लोग जानते हैं क्या होता है, कार्यपालिका होता है। तो ये आप लोग चार स्तंभ को याद रखना कि लोकतंत्र के जो चार स्तंभ है वो विधायिका पहला, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है मीडिया और नागरिक समाज। ये सभी आपके क्या है, लोकतंत्र के स्तंभ है। तो मीडिया के बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद देखिए श्रद्धापूर्ण जीवन यापन की अगर बात करें तो भैया इसमें क्या है कि सही जीवन है ना, सच्चे जीवन यापन करना, शांत भाव से अपन ये जीवन यापन करना है ना, शांति होना। तो इनमें से भैया पहला क्या होना चाहिए, पहला तो होना चाहिए सहिष्णुता और समझदारी होना चाहिए, है ना, श्रद्धा भाव जीवन में, श्रद्धा भावपूर्ण जीवन में। दूसरा तो होना चाहिए विचारों का आदान प्रदान, तीसरा संवाद का सहयोग होना चाहिए, चौथा कानून का पालन कर किया जाना चाहिए। जैसे कोई भी कानून हमारे लिए लागू हुआ हो उसको हम लोग सही से पालन करें, है ना, जो भी नियम हमारे लिए लागू किए गए हैं कानून के जरिए उस नियम का हम लोग सही पालन कर सकें। तो ये हमारा क्या है भैया, लोकतंत्र के स्तंभ एवं श्रद्धापूर्ण जीवन यापन, ये है हमारा। उसके बाद हम लोग इसमें से हम लोग ये देखते हैं, क्या देखते हैं, लोकतंत्र के सिद्धांत को देखते हैं। तो क्या है लोकतंत्र के सिद्धांत, देखिए लोकतंत्र के कुछ प्रमुख सिद्धांत में से अगर बात किया जाए तो पहला है जनशक्ति, जो सत्ता का स्रोत, जनता जो सत्ता का स्रोत होता है, ठीक है, जनशक्ति है ना, जो सत्ता का स्रोत होता है। क्योंकि देखो जनशक्ति में आ जाता है बहुत सारे पब्लिक आ जाते हैं ना, पब्लिक आ जाते हैं जो नेता का चुनाव करता है। जनशक्ति में जन मतलब जनता का शक्ति, जनता का पावर, है ना, जनता का पावर ही होता है ना जो सत्ता बनाता है, जो शासन जो करता है, जो राजा सरकार बनाता है, कौन बनाता है भैया, जनता ही तो बनाता है। बहुमत का शासन, दूसरा क्या है लोकतंत्र के सिद्धांत में, बहुमत का शासन, है ना। तीसरा है ये सब पॉइंट याद रख लो। अगर लोकतंत्र के अगर सिद्धांत के बारे में बात किया जाए तो पहला है जनशक्ति, दूसरा है निर्वाचन और प्रतिनिधित्व, तीसरा है होता है आपका बहुमत का शासन, चौथा होता है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, पांचवा होता है कानून का शासन और छठा होता है न्याय और समानता। तो यही आपके टोटल 6 क्या है लोकतंत्र के सिद्धांत है। अंडरस्टैंड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, सो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय संस्कृति एवं मानवीय मूल्य। ये चैप्टर 1 है खंड 2 का। तो अब हमारा यहाँ से खंड 2 स्टार्ट हो रहा है और खंड 2 का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 क्या, भारतीय संस्कृति एवं मानवीय मूल्य। तो यहाँ पे आपको यह समझना है कि भारतीय संस्कृति, भारत में जो भी संस्कृति है ना, बोलना चालना, कैसे किसी से बात करना, जैसे कि देखो हम लोग किसी से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, प्रेम पूर्वक बात करते हैं। हमारा भारतीय संस्कृति का कल्चर है ना। किसी को हम लोग देखो कोई अतिथि होता है उसको हम लोग प्रणाम करते हैं, पाँव छूकर प्रणाम करते हैं, है ना, बड़े को हम लोग का हमेशा सम्मान करते हैं। तो ये हमारा भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय संस्कृति में कुछ बातें ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है यहाँ पर, देखिए वो आपके मानवीय मूल्य आ जाते हैं। जैसे कि पहला सत्य और ईमानदारी, दूसरा सहानुभूति और करुणा, तीसरा नैतिकता और जिम्मेदारी, चौथा है सम्मान और गरिमा, पांचवा सहिष्णुता और समझदारी। तो ये मानवीय मूल्य होते हैं। तो भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्य के बारे में आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संस्कृति की अगर विशेषता की बात करते हैं, क्या भैया विशेषता की बात करते हैं, क्या विशेषता की बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि विविधता में एकता है। यहाँ पे ना क्या है, विविधता में एकता है। दूसरा आध्यात्मिकता और धार्मिक सहिष्णुता है। यहाँ पे परिवार और समाज का महत्व, गुरु और बड़े के इज्जत करना, ये भारतीय संस्कृति है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि कोई अतिथि आते हैं, कोई मेहमान आते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, पाँव छू के प्रणाम करते हैं, है ना। तो ये रिस्पेक्ट करते हैं। यही तो है हमारा भैया भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर। अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट्स भारतीय संस्कृति में कुछ अंतर्निहित मूल्य आ जाते हैं। तो अंतर्निहित मूल्य क्या है, तो अंतर्निहित मूल्य की अगर बात करते हैं तो वो है पहला क्या है, अहिंसा, है ना, अहिंसा। यानी कि किसी के साथ, हमारा भारतीय संस्कृति ये कहता है कि हम किसी के साथ हिंसा नहीं करते हैं, हम किसी के साथ हिंसा नहीं करेंगे। मतलब हिंसा करने का मतलब ये होता है कि किसी से लड़ाई झगड़ा करना, व्यभिचार करना, है ना, तो मारपीट करना, ये आपका हिंसा में जाता है। तो भारतीय संस्कृति हमें अहिंसा में रहने के लिए बताता है। भारतीय संस्कृति अंतर्निहित मूल्य में सबसे पहले आता है अहिंसा। दूसरा सत्य, तो भारतीय संस्कृति कहता है कि हमेशा सत्य बोलो, सच्चे रास्ता पे चलो। तीसरा आपका है करुणा, दूसरों के प्रति दया हो ना, दया की भावना हो। तीसरा सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब दूसरे की विभिन्नता को स्वीकारना, विभिन्न अलग अलग लोगों का क्या करना, स्वीकारना, अलग लोगों के क्या क्या करना, सेवा करना। आत्मसंयम आता है पांचवा।
तो भैया अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने का यह महत्व क्या होता है, आत्मसंयम होता है। जो अपने आप को, अपने विचारों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, अपने विचारों से लोगों को प्रसन्न करते हैं, तो आत्मसंयम में आ जाते हैं। एंड परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी, तो परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन होता है। कुछ कर्तव्य होता है परिवार और समाज के, है ना, उसे निभाने होते हैं। तो परिवार का क्या हो गया कर्तव्य, परिवार का ये कर्तव्य है ना कि परिवार में हर हर किसी से एक दूसरे से बात करें। जैसे कि बच्चे हैं, है ना, बच्चे हैं, उनके परिवार में बच्चे होते हैं, बच्चे पापा मम्मी दादा दादी चाचा चाची सब आ जाते हैं। तो इन सभी एक दूसरे से प्रेम से बात करें, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना, कोई भी काम करे तो प्रेम से करे। तो ये सब हमारा किस में आ जाता है, परिवार में आ जाता है। समाज के प्रति जिम्मेदारी, तो अगल बगल में जो लोग रहते हैं समाज के, है ना, तो उन सभी पड़ोसी से हमें प्रेम से बात करना चाहिए। कोई भी चीज का कोई प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। यही है भैया, है समाज के प्रति जिम्मेदारी है भैया, सामाजिक जिम्मेदारी। तो समझ में आ गया। तो ये सब आपका किस में आ जाता है, ये सभी आता है भारतीय संस्कृति के अंतर्निहित मूल्य में। अब आपका स्टार्ट होता है खंड 2 का चैप्टर 2, भारतीय दर्शन में निहित मूल्य। क्या होता है भारतीय दर्शन में निहित मूल्य, तो ये सब आप लोग समझिए। तो भारतीय दर्शन में निहित मूल्य की बात करें तो सबसे पहले आता है धर्म, दूसरा अर्थ आता है, तीसरा आता है काम, मोक्ष, अहिंसा, सत्य, करुणा। ये सब क्या हो जाता है, भारतीय दर्शन के निहित मूल्य आ जाता है। तो यहाँ पर धर्म की अगर बात करें तो धर्म में नैतिकता हो जाता है, कर्तव्य और न्याय का पालन करना आ जाता है। तो है ना, धर्म क्या कहता है कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्या रखना चाहिए, सच्ची भावना रखना चाहिए, दया होनी चाहिए हमारे अंदर। अर्थ में आ जाता है भैया जीवन जीने का एक मौलिक कर्तव्य, पहलुओं का महत्व, कि अर्थ में आ जाता है हमें धन को अर्जित करना। तो ये सब किस में आ जाता है, अर्थ में आ जाता है। आर्थिक स्थिति को सुधारना किस में आता है, अर्थ में आ जाता है। काम की अगर बात करें, तीसरा आपका इसमें काम आ जाता है। काम क्या होता है, इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो काम हम तभी ना करते हैं जब हमारा कोई इच्छा होता है, किसी चीज का इच्छा होता है ना, या फिर धन इकट्ठा करने का क्या होता है, इच्छा होता है, कोई भी आवश्यकता को पूर्ति करने का इच्छा होता है ना। अगर हमें क्या करता है, मान लो हम अच्छे घर बनाना है, बच्चे को पढ़ाना है, तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा। काम कैसा करना भैया, अच्छे से कमाना होगा, पैसा कमाना होगा, तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। तो ये क्या किस में आ जाता है, काम में आ जाता है। मोक्ष की बात करें तो हिंदू धर्म में मोक्ष मोक्ष भाई बहुत महत्व माना। मोक्ष क्या है कि भैया मोक्ष तभी मिलेगा जब हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, है ना, ईश्वर की भक्ति करेंगे। तो जब ईश्वर की भक्ति करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, आत्मा की मुक्ति मिलेगी। तो ये सब हिंदू धर्म में आ जाते हैं, है ना। अहिंसा किस में आता है, अहिंसा क्या कहता है, अहिंसा मतलब होता है शांति पूर्वक रहना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्रेम पूर्वक रहना। तो अहिंसा में आ जाता है। यही सब क्या है, भारतीय दर्शन के निहित मूल्य है, याद रखना। फिर सत्य भी, अगर मैंने आपको सत्य का भी चर्चा किया, तो सत्य क्या है, सच बोलना, ये भारतीय दर्शन में निहित मूल्य है। तो याद रख लेना, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। तो भारतीय दर्शन के निहित मूल्य में सबसे पहले धर्म आता है, अर्थ आता है, काम आता है, मोक्ष आता है, अहिंसा, सत्य, करुणा, ये सब क्या आता है, भारतीय दर्शन के निहित मूल्य होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें बनता है भारतीय दर्शन का इतिहास। क्या है भारतीय दर्शन का इतिहास, ये भी समझिए। देखिए, भारतीय दर्शन का इतिहास प्राचीन काल से है, जिसमें विभिन्न विचारधाराएं, दर्शन विकसित हुए हैं। तो इनमें कुछ कालखंड है, इनके कुछ कालखंड है। क्या है, कालखंड में अलग अलग दर्शन हुए हैं। जैसे कि पहला कालखंड में अगर बात किया जाए तो वो आता है हमारा वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का है। इसमें वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में विचार किया गया, विकास हुआ। दूसरा आता है श्रमण काल, वो जो होता है वो है हमारा 500 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व, है ना। इसमें जैन और बौद्ध धर्म का क्या हुआ, जैन और बौद्ध धर्म इनका क्या हुआ, उदय हुआ। तीसरा आपका आता है आर्ष काल। तो आर्ष काल जो है वो 300 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक में है। तो भैया 1000 ईस्वी तक में, 1000 ईस्वी में क्या है, इसमें से हिंदू दर्शन के बारे में, हिंदू दर्शन के शाखाओं के बारे में, हिंदू दर्शन के विकास हुआ, न्याय क्या है, विशेषिक क्या है, योग क्या है, मीमांस क्या है, वेदांत क्या है। तो ये सब चर्चा किया गया किस काल में, आर्ष काल में। उसके बाद आता है आपका मध्यकाल। तो भैया मध्यकाल की जो समय सीमा है वो 1000 ईस्वी से लेके 18वीं से 1800 ईस्वी तक का है। तो इसमें से विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं विकास हुआ, विचारधाराओं का प्रसार हुआ। फिर आपका आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल भैया 1800 ईस्वी से वर्तमान काल तक माना गया है। मतलब अभी तक जो काल है वो काल भी आधुनिक काल ही है। तो ये पश्चिमी दर्शन के प्रभाव और भारतीय दर्शन का पुनर्जागरण, इस काल में क्या हुआ, ये पुनर्जागरण हुआ, भारतीय दर्शन का नया जागरण हुआ। अंडरस्टैंड। तो ये सभी भैया भारतीय दर्शन के इतिहास में आ जाते हैं।
तो अब हमारा नेक्स्ट है इसमें भारतीय दर्शन के विभिन्न स्कूल। क्या है भारतीय दर्शन के विभिन्न स्कूल? तो भारतीय दर्शन के विभिन्न स्कूलों की बात करें तो सबसे पहला आपका वेदांत आ जाता है, जिसमें उपनिषदों का आधारित ब्राह्मण और आत्मा के संबंध केंद्रित हो क्या होता है भाई, इनका जिक्र होता है। दूसरा आता है इसमें से विभिन्न स्कूल में न्याय। तीसरा आता है वैशेषिक और सांख्य, योग, मीमांस, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। ये सब भारतीय दर्शन के विभिन्न स्कूल हैं। अंडरस्टैंड। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाने से पहले और एक चर्चा इसमें और कर रहे हैं इस चैप्टर में कि भक्ति सिख है ना, भक्ति सिख धर्म, इस्लाम धर्म और सूफीवाद ईसाई धर्म के बारे में। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं भक्ति का। तो हिंदू धर्म की एक भावनात्मक और व्यक्तिगत उपासना पद्धति है जिसमें भगवान, भक्ति और प्रेम पर जोर दिया गया है भक्ति में, है ना। ये हिंदू धर्म के बारे में भाई चर्चा किया जाता है भक्ति धर्म में। दूसरा था सिख धर्म की अगर बात करें तो सिख धर्म 15वीं शताब्दी में गुरु नानक द्वारा बनाया गया था। यह धर्म एक ईश्वरवाद को मानते हैं, सेवा और समानता पर जोर देता है। सिख धर्म के अनुयायी गुरु ग्रंथ साहिब को अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं, है ना। सिख धर्म क्या करते हैं, अनुयायी गुरु ग्रंथ साहिब को क्या करते हैं, अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं। फिर आता है इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित ये धर्म है। यह भी ईश्वरवाद को मानते हैं, अल्लाह की एकता पर जोर देते हैं। ये कहते हैं अल्लाह ही सब है, अल्लाह ही ईश्वर सिर्फ एक ही है, वो अल्लाह है, अल्लाह का ही पालन करना चाहिए, है ना। मुसलमान कुरान क्या करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कुरान उनका सबसे पवित्र ग्रंथ है ना। उसके बाद फिर आपका था सूफीवाद। भाई सूफीवाद क्या है? सूफीवाद भी इस्लाम की एक रहस्यवादी शाखा है। इस्लाम में ही आ जाता है वो, उसका एक रहस्यवादी शाखा है जो प्रेम, आत्मा संयम और आध्यात्मिक अनुभवों पर जोर देता है। सूफी संतों ने प्रेम और भक्ति के माध्यम से अल्लाह का निकटतम प्राप्त करने का मार्ग दिखाया, यानी अल्लाह को जल्द जल्द प्राप्त करने का क्या मार्ग दिखाया। ये तो सूफीवाद में आ जाता है। फिर ईसाई धर्म की अगर बात करें, मसीह द्वारा स्थापित यह धर्म है और यह धर्म यीशु को ईश्वर माना जाए। यीशु को क्या माना? ईश्वर माना, पुत्र और मानवता का उद्धारकर्ता मानता है। ईश्वर को क्या मानता है? पुत्र मानता है, मानवकर्ता मानता है और ईश्वर मानव का उद्धारकर्ता मानता है भैया, है ना। ईसाई धर्म क्या करते हैं भाई, वो ईश्वर को जो ईश्वर है, यीशु मसीह, ईसा मसीह, तो ये इसे क्या मानते हैं भैया, इसे सब कुछ मानते हैं, इसे ईश्वर, इसे खुदा, है ना, इसको हर कुछ पालनहार सब कुछ मानते हैं। तो इसके जो कि प्रमुख ग्रंथ हैं बाइबिल, है ना। ईसाई धर्म का क्या है, प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल। अंडरस्टैंड। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भारतीय समाज में सांस्कृतिक बहुलवाद। तो यहाँ पे भी हम लोग समझते हैं भारतीय समाज में सांस्कृतिक बहुलवाद एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं और परंपराओं का समावेश है। यह बहुलवाद भारतीय समाज को विविध और समृद्ध बनाता है। इनकी अगर विशेषता की बात करें तो विविधता, सहिष्णुता, परस्पर प्रभाव, एकता में विविधता। तो ये आपके इनके सांस्कृतिक बहुलवाद की विशेषता है। तो विविधता की बात किया जाए तो विभिन्न धर्म, भाषाओं और संस्कृतियों का समावेश होता है। सहिष्णुता की अगर बात करें तो विभिन्नता को क्या किया जाता है, स्वीकार करने का और सम्मान करने की इसमें भावना होता है। परस्पर प्रभाव की बात करें तो यह विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान का एक प्रभाव है। एकता में विविधता की अगर बात करें तो यह विभिन्नता के बावजूद एकता, समरसता का भाव है। यानी कि ये एकता में विविधता ये होता है कि विभिन्न चीजों में एकता ढूंढा जाए, विभिन्न चीजों में शांति ढूंढा जाए, है ना। तो ये हो जाता है। सांस्कृतिक बहुलवाद में कुछ लाभ भी होते हैं। तो सांस्कृतिक समृद्धि, पहला लाभ जिसका हो जाता है सांस्कृतिक समृद्धि। दूसरा सामाजिक समरसता। तीसरा आता है रचनात्मकता। क्या आता है? रचनात्मकता। तो सांस्कृतिक समता में क्या, सांस्कृतिक समृद्धि में विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान होते हैं, सांस्कृतिक समृद्धि बढ़ती है इससे। सामाजिक समरसता की बात करें तो विभिन्नता को स्वीकार करने की सामाजिक समरसता बढ़ती है। समाज में विभिन्नता को क्या कहता है, स्वीकार कहता है। रचनात्मक में देखा जाए तो इसमें नवाचार को बढ़ावा मिलता है। अंडरस्टैंड। तो ये आपका हो जाता है किसमें, ये आपका कंप्लीट हो गया इसमें भारतीय संस्कृति में, है ना। अब इसमें अगर भारतीय संस्कृति में अगर सभ्यता की बात करें, है ना, किसकी बात करें, सभ्यता की बात करें। सभ्यता एक जटिल मानव समाज है जिसमें उन्नत तकनीक, शहरीकरण और सामाजिक संगठन होता है। यह मानव समाज के प्रगति और विकास को क्या करती है, दर्शाती है। और सभ्यता और एवं संस्कृति भी है। तो संस्कृति की बात करें तो संस्कृति क्या है, संस्कृति भी एक समाज है। समाज की साझाओं का मान्यता, मूल रीति रिवाज, परंपराओं को मानते हैं। संस्कृति में क्या आते हैं, संस्कृति में एक धर्म पे रहने, संस्कृति क्या कहता है, धर्म पे रहा जाए, है ना। हमारे देश में जो पहनावे ओढ़ावे हो, जो खाना खाने का कल्चर हो ना, जिस तरह से बातें करने का हो, तो इसी तरह से हमारा संस्कृति होना चाहिए, है ना। हम एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहें, हम अच्छे कपड़े पहने, समाज में गंदगी ना फैलाएं, है ना, समाज में मिलजुल के रहे, ये हमारा संस्कृति है।
ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सतत विकास हेतु मूल्य। सतत विकास हेतु मूल्य में सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सतत विकास क्या है। तो सतत विकास हेतु मूल्य में तो आपको ये बता देता हूँ पहले। सतत हेतु विकास मूल्य में आता है पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिरता, सांस्कृतिक विविधता और जिम्मेदारी। तो अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि सतत विकास क्या है। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए भी भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन को क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपने पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था का ध्यान रखना होता है ताकि हमारा विकास स्थायी हो पाए। सतत विकास एक ऐसा तरीका है जिसमें हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। जैसे खाना, पानी, बिजली, मकान, ये जरूरत का सामान है तो इनका उपयोग उसी अनुसार करते हैं जितना किया जाना चाहिए। और अपने भविष्य के बारे में भी सोचते हैं, भविष्य में बच्चे भी होंगे हमारे, बच्चे क्या उपयोग करेंगे, बच्चे क्या खाएंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे। यही होता है भैया सतत विकास। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे भैया सतत विकास के कुछ लाभ भी है। तो पर्यावरण संरक्षण होता है, आर्थिक स्थिरता होती है, सामाजिक न्याय होता है। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। ये खंड 3 का फर्स्ट चैप्टर है, अच्छाई के सिद्धांत। तो अच्छाई के अगर सिद्धांत की बात किया जाए तो इसमें से पहला आता है, पहला नंबर में इनके सिद्धांत पे आता है करुणा, दूसरा निष्पक्षता, तीसरा ईमानदारी, है ना, चौथा आपका आता है जिम्मेदारी और पांचवा आता है सहिष्णुता, है ना, सहानुभूति। स्टूडेंट्स इस चैप्टर से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है, इनका क्वेश्चन भी आता है कि अच्छा शब्द का क्या अर्थ है। इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ के जाते हैं। तो ये अच्छा शब्द क्या है भैया? अच्छा शब्द का मतलब होता है उत्तम, उपयुक्त, संतोषजनक। तो उत्तम क्या होता है? जो गुणों और विशेषताओं में श्रेष्ठ हो। उपयुक्त क्या होता है? जो किसी उद्देश्य या आवश्यकता के अनुसार हो। संतोषजनक क्या होता है? जो मन को संतुष्ट और प्रसन्न करे। ये सब क्या था? अच्छा शब्द का ही एक प्रयोग है, अच्छा शब्द में ही प्रयोग होता है। तो देखो अच्छा शब्द में नैतिकता आ जाता है, अच्छा में क्या आता है? नैतिकता आ जाता है, गुणवत्ता आ जाता है, भावनात्मक आ जाता है। ये सब क्या आता है भैया? अच्छा में आ जाता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 2 आचरण के सिद्धांत। तो आचरण के सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो आचरण के सिद्धांत में वे मूलभूत और नियम है जो हमारे व्यवहार और कार्यों को निर्देशित करते हैं। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं, ईमानदारी, नैतिकता, जिम्मेदारी, सहानुभूति, सत्यनिष्ठा। ये सभी क्या है? आचरण के सिद्धांत है। तो अब देखो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे मानव आचरण के नियम और सिद्धांत को। तो मानव आचरण के नियम और सिद्धांत वे मूलभूत आचरण हैं जो हमारे व्यवहार और कार्यों को ये भी क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं। तो इसमें भी आपका आता है नैतिकता, सत्यनिष्ठा, जिम्मेदारी, सहानुभूति, निष्पक्षता। तो ये सभी दोनों में आपका यहाँ पे सेम ही है, लगभग दोनों में सेम ही है। अंडरस्टैंड? तो अब देखिए ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसमें से और कुछ भी नहीं। जो हमें देखिए मैं चैप्टर को समझा रहा हूँ, चैप्टर के बाद अगर चैप्टर समझ में आएगा तो इसका क्वेश्चन आंसर भी समझ में आएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर करवाया है ना, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाया है जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्या है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर है आपका मानव आचरण में कारण एवं भावनाएं। तो ध्यान समझिए, मानव आचरण में कारण की अगर बात करें तो हमारे निर्णयों और कार्यों को तर्क संगत और सोच समझकर बनाने में मदद करते हैं। कौन? कारण। यह हमें समस्याओं का विश्लेषण करने और उचित निर्णय लेने में सहायता करते हैं। और दूसरी बात इसमें करें भावनाएं की, तो भावनाएं हमारे अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को आकार देती है। यह हमें दूसरों के साथ जुड़ने और अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से क्या देखते हैं? नैतिक शिक्षा और निर्णय एवं कार्रवाई। तो भैया नैतिक शिक्षा, निर्णय एवं कार्रवाई में फिर निर्णय को देखा जाए तो निर्णय को अगर देखा जाए तो नैतिक निर्णय लेने के लिए हमें विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना होता है और सबसे अच्छा विकल्प चुनना होता है। यह हमें नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेने में मदद करता है। और फिर कार्रवाई की बात करें तो नैतिक निर्णय लेने के बाद हमें उस निर्णय के अनुसार कार्रवाई करनी होती है। यह हमें अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को व्यवहार में लाने में मदद करती है। तो नैतिक शिक्षा के अगर लाभ की बात करें तो नैतिक शिक्षा में हमें नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में सिखाती है और हमें नैतिक निर्णय लेने और कार्रवाई करने में हमें क्या करती है? मदद करती है। इससे हम एक जिम्मेदार और नैतिक जीवन यापन कर सकते हैं, जीवन यापन करने के प्रयास करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर आता है इस खंड का, चरित्र और व्यक्तित्व। तो चरित्र और व्यक्तित्व की बात करें तो चरित्र और व्यक्तित्व दोनों ही व्यक्ति की पहचान और व्यवहार को क्या करते हैं, आकार देते हैं। तो चरित्र की अगर बात किया जाए तो चरित्र व्यक्ति के नैतिक और मूल्य मूल्य आधारित गुणों को दर्शाता है, जैसे कि ईमानदारी, सच्चाई और जिम्मेदारी। यह क्या होते हैं, चरित्र होते हैं। यह व्यक्ति के व्यवहार और निर्णयों को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। व्यक्तित्व की अगर बात किया जाए तो व्यक्तित्व व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं, व्यवहार और अभिव्यक्ति को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे कि व्यक्तित्व के लक्षण क्या हैं, उनकी रुचियां क्या हैं, उनकी आदतें क्या है। यह व्यक्ति को अद्वितीय और विशिष्ट बनाता है। अगर उनके व्यक्तित्व अच्छा है, उनका व्यवहार अच्छा है, वो एक दूसरे से सही से बात करते हैं तो उन्हें हर कोई चाहता है, उनकी पहचान बनते हैं, उन्हें हर कोई अच्छा कहता है ना। और दोनों के साथ एक दूसरे के साथ कुछ संबंध में, जैसे चरित्र और व्यक्तित्व तो आपस में जुड़े होते हैं। चरित्र व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाता है, जबकि व्यक्तित्व व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं और व्यवहार को दर्शाता है। दोनों मिलकर व्यक्ति की पहचान और व्यवहार को एक नया आकार देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं व्यक्तित्व का लक्षण, समूह या फिर प्रमुख घटक, अवधारणा, इनका चर्चा करते हैं। तो व्यक्तित्व की अवधारणा में विभिन्न लक्षण, समूह या प्रमुख घटक शामिल होते हैं जो व्यक्ति की विशिष्टता और व्यवहार को आकार देते हैं। जैसे कि इनमें से लक्षण की बात किया जाए या प्रमुख घटक की बात किया जाए तो व्यक्तित्व लक्षण आते हैं पहले, जैसे कि अंतर्मुखता, अंतर्मुखता, बहुमुखता एंड अनुभवशीलता, सहमतता और ईमानदारी, ये व्यक्तित्व के लक्षण आ जाते हैं, है ना। व्यक्तित्व लक्षण आप लोग समझते होंगे ना कि व्यक्ति को देखने से पता चलता है ये लड़का कैसा होगा, ये व्यक्ति कैसा होगा, देखते हैं ना। उनके जो कारनामे होते हैं, उनके जो बोलने चलने का तरीका होता है, उनका रहन सहन जो होता है, इनसे पता चलता है कि ये व्यक्ति का लक्षण क्या है, व्यक्ति क्या सोचते होंगे, है ना। ये व्यक्तित्व लक्षण हो जाता है। भावनात्मक स्थिरता, तो इनमें से आता है भैया भावना एंड फीलिंग्स। भावना उसका ऐसा हो, मतलब अनुभव करने की उसका शक्ति हो ना, अच्छे भाव वो अपने आप में रखे, दूसरे को अपने अच्छे भाव प्रकट करें, मतलब अच्छे से बातचीत करें, तो ये भावनात्मक स्थिरता में आ जाता है। संज्ञानात्मक शैली इसमें हो, तो इस व्यक्ति की सोच और समस्या का समाधान करना, ये क्या होता है, संज्ञानात्मक शैली में आ जाता है। मूल्य और दृष्टिकोण, तो व्यक्ति के मूल्य, दृष्टिकोण और विश्वास, ये भाई क्या है, ये भी एक क्या है, प्रमुख घटक है ना। और व्यवहार पैटर्न तो जानते हो, तो मैंने वही व्यवहार का भी चर्चा कर ही लिया, है ना। उनका लक्षण ही उनका व्यवहार होता है, उनके कारनामे ही उनके व्यवहार होता है, उनका रहन सहन ही उनका व्यवहार होता है। ओके, अब देखो ये व्यक्तित्व विकार की, इसमें से हम लोग एक और भी बात करना है व्यक्तित्व विकार का। तो व्यक्तित्व विकार क्या है, तो व्यक्तित्व विकार एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य है जिसमें व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार असामान्य और अनुपयुक्त होते हैं। यह विकार व्यक्ति के संबंधों, काम और दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है। तो व्यक्तित्व विकार के प्रकार की बात किया जाए तो पहला है सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार, दूसरा नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व विकार, तीसरा है एंटी सोशल व्यक्तित्व विकार, चौथा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव व्यक्तित्व विकार। तो ये मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में भी करवा दिया है, उन्हें आप लोग जरूर देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर देख लीजिए। आप लोग आई होप देख लिए होंगे, न्यू है तो आप लोग नहीं देखे होंगे, या फिर 4-5 दिन से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जरूर देखे होंगे। व्यक्तित्व विकार के कारण की अगर हम लोग बात करें तो व्यक्तित्व विकार के कारण में जटिल हो सकते हैं। इनमें से जेनेटिक्स, पर्यावरण और मस्तिष्क के रसायनों की भूमिका हो सकती है। व्यक्तित्व विकार का उपचार की बात करें तो व्यक्तित्व विकार का उपचार संभव है और इसमें थेरेपी, दवाएं और समर्थन समूह शामिल हो सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा खंड 4 का, ये चैप्टर है खंड 4 अब आ चुका है। तो खंड 4 का ये फर्स्ट चैप्टर है सामाजिकरण की प्रक्रिया। क्या, समाजीकरण की प्रक्रिया। तो देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया में हम लोग सबसे पहले यह जानते हैं कि समाजीकरण क्या है। देखिए समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के नियमों, मूल्यों और व्यवहारों को क्या करता है, सीखता है, अपने आप को समाज का एक हिस्सा बनाता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक रूप में सक्षम और जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। तो समाजीकरण का अगर माध्यम की बात किया जाए तो इसका एक माध्यम क्या है, परिवार, ये समाजीकरण में आता है। शिक्षा समाजीकरण में आता है। सामाजिक समूह समाजीकरण में आता है। मीडिया समाजीकरण में आता है। समाजीकरण की महत्व की बात करें तो समाजीकरण व्यक्ति को समाज में रहने और सहयोग करने के लिए तैयार करता है। यह व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों और नियमों को समझने और उनका पालन करने में सहायक करता है ना।
अब देखो बात कर रहे थे सामाजिकरण की प्रक्रिया की, तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति समाज और नियमों और मूल्यों को के व्यवहारों को सीखता है। तो सामाजिकरण में कुछ चरण भी होते हैं। क्या होते हैं? पहला चरण परिवार, दूसरा शिक्षा, तीसरा सामाजिक समूह, है ना? तो भैया परिवार में क्या आता है? भैया परिवार में सामाजिकरण की प्रक्रिया ही होती है, शुरू होती है जहाँ बच्चे परिवार में कौन आएंगे? बच्चे आएंगे, माता पिता आएंगे, दादा दादी आएंगे, और बच्चे परिवार माता पिता दादा दादी, क्या इसमें से दादा दादी माता पिता बच्चे को जो सिखाते हैं, जो गुण देते हैं, वो सामाजिकरण का ही गुण होता है ना? शिक्षा शिक्षा हो क्या भाई? शिक्षा स्कूल है, अन्य शैक्षणिक स्थान है जैसे कोचिंग है, तो ये भाई शिक्षा संस्थान होता है जहाँ समाज के बारे में सिखाया जाता है, जहाँ नॉलेज रहता है दुनिया के बारे में, क्या इस दुनिया में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है कि नहीं? तो शिक्षा। सामाजिक समूह में व्यक्तिगत विभिन्न सामाजिक समूहों में शामिल क्या होता है भाई? यहाँ पे मित्र आ जाते हैं सामाजिक समूह में, आपके काम काज के जो दोस्त होते हैं, सहपाठी होते हैं, है ना? सहकर्मी आ जाते हैं, पड़ोसी आ जाते हैं, ये सामाजिक समूह में आते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम लोग देखिए ये तो चर्चा कर ही चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इस खंड के नेक्स्ट चैप्टर का। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सामाजिक संपर्क और मानवीय मूल्य। तो यहाँ पे सामाजिक संपर्क और मानवीय मूल्य को समझना ध्यान से। सामाजिक संपर्क और मानवीय मूल्य आपस में जुड़े हुए होते हैं। सामाजिक संपर्क में हम एक दूसरे के साथ, हम दूसरों के साथ क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। सामाजिक संपर्क में अपने समाज के लोगों के साथ क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। अपने विचारों को, अपने भावनाओं को क्या करते हैं? एक दूसरे का साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो मानवीय मूल्यों का महत्व की अगर बात करें, तो मानवीय मूल्य जैसे कि सहानुभूति, सम्मान और सहयोग सामाजिक संपर्क में महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाते हैं। ये मूल्य हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने और समाज में सकारात्मक योगदान करने में मदद करते हैं। तो सामाजिक संपर्क में मानवीय मूल्यों का पालन की अगर बात करें, तो सामाजिक संपर्क में मानवीय मूल्यों का पालन करने से हमें एक दूसरे के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बना होता है। इसमें समाज में शांति और सहयोग बढ़ता है। अब इसमें हम लोग चर्चा करेंगे मौखिक बातचीत की। तो मौखिक बातचीत क्या होता है? जो मुंह से बोलने वाला प्रक्रिया होता है, जो हम लोग एक दूसरे से मुंह से बोलचाल करते हैं, कहीं बैठ के संवाद करते हैं, कहीं किसी विषय पर बात करते हैं, किसी दोस्त से बात करते हैं, किसी सामाजिक पड़ोसी से बात करते हैं ना, एक औरत दूसरी औरत से बातें करती है, बहुत सारी बातें होते हैं मौखिक बातचीत में भैया। मौखिक बातचीत में क्या हो जाते हैं? इनके कुछ लाभ ये होते हैं कि सीधी संवाद हो जाता है। मौखिक बातचीत में क्या? तो सीधा संवाद होता है। सीधा संवाद मतलब सीधी बातचीत होती है। और इनमें से क्या होता है? मौखिक बातचीत में व्यक्ति सीधे सीधे संपर्क में रहते हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया, जैसे कि हम कुछ बोलते हैं तो वो उसका जवाब भी हमको वहां मिल जाता है। भावनात्मक, उसके बाद आता है मौखिक बातचीत के लाभ में भावनात्मक प्रक्रिया। तो मौखिक भावनात्मक प्रक्रिया, भावनात्मक अभिव्यक्ति। तो मौखिक बातचीत में व्यक्ति अपने भावनाओं को भी एक दूसरे से के साथ क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। अस्पष्टता भी होता है इसमें से। इसका मौखिक बातचीत के लाभ में हमें स्पष्टता देखने को मिलता है। क्या? कि मौखिक बातचीत में अपने विचारों को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? सही तरीके से हम लोग रखते हैं उनके सामने। ठीक है? और मौखिक बातचीत के प्रकार में हम लोग देखिए आमने सामने बातचीत कर सकते हैं, फोन पर भी बातचीत कर सकते हैं, या वीडियो कॉल पर भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। ये उनके प्रकार में आते हैं। और दूसरा आता है इसी में अमौखिक बातचीत। तो अमौखिक बातचीत क्या होता है? जो हम लोग मुंह से नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं? मुंह से नहीं बोलते हैं, सीधा संपर्क नहीं होता है ना? ये कैसे बोलते हैं? ध्यान समझिए। अमौखिक बातचीत क्या है भैया? ये भी एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति शब्दों के बिना अपने विचारों, भावनाओं और संदेशों को व्यक्त करते हैं। यह बातचीत के दौरान शरीर की भाषा, चेहरे के हाव भाव और अन्य गैर मौखिक संकेतों के माध्यम से होती है। तो अमौखिक में क्या करते हैं भैया? यानी कि हम लोग इशारा से भी बात कर लेते हैं, है ना? किसी से अगर डायरेक्ट आप बात नहीं करेंगे तो इशारा से ना बात करेंगे, है ना? इशारा से बात करेंगे। और भी कई तरीके हैं बात करने के। चेहरे से बात करेंगे, चेहरे एक्सप्रेशन से बात करेंगे। एक्सप्रेशन में क्या आ जाता है? जैसे एक्सप्रेशन में आता है कि किसी को आंख दिखाते हैं, हैं ऐसे करो, आंख दिखाते हैं एकदम कस करके, वो डर जाते हैं। तो भाई ये भी एक बातचीत ही हुआ। ये क्या कहते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, ये हो जाता है ना? चेहरे से, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए, या फिर इशारे से बात करना, ये आप सभी का क्या होता है? अमौखिक में आ जाता है। तो इनमें से अगर इनके प्रकार की बात करें, तो शारीरिक भाषा, तो शारीरिक की मुद्रा, हाथों के इशारे और पैरों की स्थिति, ये सब आपका अमौखिक में आता है। चेहरे के भाव भाव, तो इनमें से देखिए मुस्कुराहट, गंभीरता और आश्चर्य, ये सब क्या होगा? चेहरे के हाव भाव में आ जाते हैं। नेत्र संपर्क से भी हम लोग बातचीत करते हैं अमौखिक। तो आंखों का संपर्क एक दूसरे से हम लोग करते हैं। स्पर्श क्या करते हैं? छू के भी हम लोग, हाँ, बिना बात किए हम लोग छू के भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से अमौखिक बात कर सकते हैं। तो अमौखिक बात करने का क्या महत्व है, इन्हें भी आप लोग समझिए।
मौखिक बातचीत, मौखिक संवाद संवाद को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं और व्यक्ति को इरादे और भावनाओं को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। इसमें से हमारे मुंह का प्रयोग नहीं होता है, हमारे जो ध्वनि है उनका प्रयोग नहीं होता है, हमारे सर में दर्द नहीं होती है। ऐसे अमौखिक भी बात करना एक तरीके से सही प्रक्रिया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मूल्य, संघर्ष और समाधान। मूल्य, संघर्ष और समाधान की बात करें तो मूल्यों के टकराव से संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, लेकिन समाधान टूटने से, समाधान ढूंढने से हम सकारात्मक परिणाम तक पहुंच सकते हैं, सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त होता है। संघर्ष के कारण विभिन्न मूल्य होते हैं, जैसे कि अलग अलग लोगों के मूल्य और विश्वासों को अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जो लोगों के जो मूल्य होंगे, अलग अलग लोगों के जो विश्वास होंगे वो अलग अलग होंगे, मतभेद होंगे। इसमें से संघर्ष में क्या होंगे, मतभेद होंगे, विचार और दृष्टिकोणों में मतभेद और संघर्ष होंगे, लड़ाई होंगे। संघर्ष में क्या होंगे, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे। समाधान के तरीके तो संवाद किए जाएंगे, तो खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करना होगा, सहानुभूति दिखाना होगा, दूसरे के दृष्टिकोण को समझना होगा, सम्मान करना होगा। समझौते की बात करें तो मध्यम मार्ग ढूंढना होगा, समझौता करना होगा ताकि हमें संघर्ष ना करना पड़े। क्या समाधान करने से क्या है, समाधान इनका तो कोई भी संघर्ष होता है उनका समाधान तो होता ही है। समाधान करने से लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, संबंधों में सुधार होते हैं, सकारात्मक परिणाम होता है कि नहीं। संबंध क्या होते हैं, इससे मजबूत बनते हैं और सकारात्मक प्रभाव में हम लोग आगे लाइफ में आगे बढ़ेंगे और हमेशा एक सही रूप को हम लोग देखेंगे, है ना, शांति को बढ़ावा देंगे। फिर इसमें संघर्ष के कुछ रूप आते हैं। क्या संघर्ष के रूप की अगर बात करें तो आंतरिक संघर्ष होते हैं, अंतर व्यक्तित्व संघर्ष होते हैं, सामाजिक संघर्ष होते हैं, सांस्कृतिक भी संघर्ष होते हैं। समझ में आ गया। तो आंतरिक संघर्ष में क्या होता है, व्यक्ति के भीतर विचारों और भावनाओं या मूल्यों के बीच टकराव होता है। दूसरा अंतर्व्यक्तिक संघर्ष में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मतभेद होने लगता है। सामाजिक संघर्ष में समूह और समुदाय के बीच संघर्ष होता है। सांस्कृतिक संघर्ष में विभिन्न संस्कृतियों के बीच क्या होता है, संघर्ष होता है। तो ये सब भैया संघर्ष के रूप हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, संघर्ष प्रबंधन। तो संघर्ष प्रबंधन भी एक प्रक्रिया है जिसमें संघर्ष के कारणों को समझने, उसका विश्लेषण करने और समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। संघर्ष प्रबंधन के कुछ चरण भी होते हैं। संघर्ष की पहचान, संघर्ष समाधान की खोज और कार्यान्वयन। ओके, तो इसमें भी कुछ लाभ होते हैं, संबंधों में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि होते हैं, तनाव में कमी आती है। अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे नैतिक संघर्ष का। तो नैतिक संघर्ष क्या है? नैतिक संघर्ष तब होता है जब व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक नैतिक विकल्प होते हैं जो एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। इसमें व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेना होता है। जैसे कि नैतिक संघर्ष के अगर उदाहरण की बात करें तो सत्य और गोपनीयता, किसी की निजता की रक्षा करना या सच्चाई बताना, ये आपका नैतिक संघर्ष के उदाहरण है। एंड नैतिक और न्याय और दया, किसी को सजा देना या उसे माफ करना, तो यह नैतिक संघर्ष में आ जाता है। नैतिक संघर्ष का समाधान क्या है कि नैतिक मूल्यों का विश्लेषण किया जाता है ना। नैतिक संघर्ष में क्या होता है, नैतिक मूल्यों का विश्लेषण, जैसे कि अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का मूल्यांकन किया जाता है, विभिन्न विकल्पों का विचार किया जाता है, निर्णय लिया जाता है सही से। नैतिक में क्या होता है भैया, बहुत सारे लोग है ना इकट्ठा होते हैं, लोग यहाँ जो प्रमुख लोग होते हैं वो फैसला करते हैं कि भैया किसका गलती है, किसका गलती नहीं है, कौन नैतिक मूल्यों का पालन करता है, कौन नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करता है। आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर 4, मानव समायोजन की प्रक्रिया। तो इन्हें भी समझते हैं। मानव समायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पर्यावरण, सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार क्या करते हैं, अपने व्यवहार को और दृष्टिकोण को अनुकूलित करते हैं। अब मानव समायोजन के कुछ चरण होते हैं। पहला चरण होता है कि आत्म जागरूकता का, दूसरा होता है पर्यावरण का विश्लेषण का, तीसरा होता है अनुकूलन का। और इनके लाभ की बात किया जाए तो इनसे बेहतर संबंध बनते हैं, तनाव में कमी आती है, व्यक्तिगत विकास होते हैं। और कौशल की बात किया जाए इनमें से तो लचीलापन होता है, संचार कौशल होता है और समस्या समाधान कौशल भी होता है। अब इसमें से हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा समायोजन का। तो समायोजन क्या है भैया, समायोजन को समझिए। समायोजन एक ऐसा प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया ही है वो, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन, पर्यावरण और परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार, भावनाओं को क्या करते हैं और भावना और व्यवहारों का क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो समायोजन के प्रकार में आते हैं समायोजन, सामाजिक समायोजन, व्यावसायिक समायोजन और व्यक्तिगत समायोजन। तो इनमें इनके जो कुछ लाभ की बात करें तो बेहतर संबंध बनते हैं, तनाव में कमी आती है, व्यक्तिगत विकास होते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर होता है स्टार्ट। ये खंड 5 है
और ये लास्ट खंड है हमारा, और इसका फर्स्ट चैप्टर है सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से मूल्य विकास, परिवार और प्रतिवेश, परिवार और प्रतिवेश। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, मूल्य शिक्षा के बारे में चर्चा कर लिया था। मूल्य शिक्षा क्या है, मूल्य विकास क्या है, और इनमें से सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे स्टूडेंट, वो करेंगे परिवार की भूमिका का। इनमें सबसे पहले चर्चा आएगा परिवार की भूमिका का। तो भैया परिवार की भूमिका क्या होना चाहिए, परिवार की भूमिका ये होना चाहिए कि परिवार में हर कोई एक दूसरे से मिलजुल के रहे, है ना, परिवार में शांति हो, परिवार में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें करे, माँ बाप अगर किसी बच्चे को कुछ कह दे तो उन्हें मान लिया जाए, है ना, प्रेम पूर्वक। भाई अगर बहन को कुछ कहे तो बहन मान जाए, भाई भी मान जाए बहन की बातें, एक दूसरे से खूब प्रेम हो, है ना, एक दूसरे का बात माने। तो ये भैया परिवार की भूमिका हो जाता है। यहाँ पे परिवार की भूमिका में अहम भूमिका निभाते हैं माता पिता। ओके, आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे मूल्य शिक्षा का महत्व। तो ये तो हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया था, है ना। आगे देखेंगे घर सीखने का प्रथम स्थान है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे पिछले साल क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि घर सीखने का प्रथम स्थान है क्यों, उनके बारे में आपको बताना है। देखिए घर व्यक्ति के जीवन में सीखने का प्रथम स्थान सच में है। क्यों है, क्योंकि कोई भी बच्चे जन्म लेते हैं ना, सबसे पहले वो घर में ही सीखते हैं, घर से ही बोलना सीखते हैं, घर में ही चलना सीखते हैं, घर में ही दौड़ना सीखते हैं, घर में ही अच्छी आदत सीखते हैं। तो ये ही तो हमारा सबसे पहला स्थान है सीखने का। घर में अगर जो सही शिक्षा नहीं लेता है, घर में अगर सही से जिसके माँ बाप संस्कार नहीं देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वही बच्चे बिगड़ जाते हैं, वही आगे चल के खराब हो जाते हैं। इस तरह से घर ही सीखने का प्रथम स्थान हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्कूल और सहकर्मी। स्कूल और सहकर्मी में हम लोग क्या जानेंगे, तो स्कूल और सहकर्मी व्यक्तियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो स्कूल की भूमिका क्या होता है, यहाँ पे शिक्षा ग्रहण होते हैं, यहाँ पे शिक्षक होते हैं जो बच्चे को एक सही शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, उसको उस योग बनाते हैं जो जीवन में लाइफ में कुछ बड़ा कर सके, है ना। और इनमें से सहकर्मी की भूमिका क्या होता है, सहकर्मी क्या होता है भैया, जो साथ में काम करते हैं। सहकर्मी साथ में, सहकर्मी में हमारे क्लास फ्रेंड भी हो सकते हैं, हमारे गली मोहल्ले के दोस्त भी हो सकते हैं, जो साथ में हमारे काम करें वो सहकर्मी में आ जाते हैं। अंडरस्टैंड। तो सहकर्मी आए हो आप लोग जानते होंगे, फिर से मैं आपको सहकर्मी बताता हूँ कि सहकर्मी कौन है। सहकर्मी वे लोग होते हैं जो आपके साथ काम करते हैं और आपके सम्मान करते हैं, आपकी रुचियां बढ़ाते हैं, है ना, आपके हिम्मत को बनाए रखते हैं, आपके कोई भी काम में हाथ बटाते हैं। यही सहकर्मी होता है भैया। सहकर्मी का तो भाई पहले ही मैंने चर्चा किया था। सहकर्मी के प्रकार की बात करें तो कार्यस्थल पर सहकर्मी, शैक्षणिक सहकर्मी, सामाजिक सहकर्मी, यही है भाई सहकर्मी ना, इजी सब है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर अब हमारा शुरू होता है यहाँ पे माता पिता की भूमिका। क्या, माता पिता की भूमिका। देखिए माता पिता की क्या भूमिका होती है, माता पिता की भूमिका होती है ना, अपने बच्चे को संस्कार दे, उसको पढ़ाई लिखाए, उसको स्कूल भेजे, ना उसको काम काज सिखाए, है ना, अपने घर में हाथ कैसे बटाया जाए, संघर्ष क्या होता है, ये क्या है, ये सब चीज़ क्या वही माता पिता की भूमिका होता है। तो माता पिता अपने बच्चों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भैया, कि वो अपने बच्चों को प्यार देते हैं, समर्थन देते हैं और मार्गदर्शक भी बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा, और ये लास्ट चैप्टर है खंड 5 का, बुक का भी लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 4, मूल्य विकास पर मीडिया का प्रभाव। तो देखिए मीडिया व्यक्तियों के मूल्य विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इनमें से अगर प्रभाव की बात करें तो मूल्यों का प्रसारण, मीडिया विभिन्न मूल्यों और आदर्शों को प्रसारित करता है जो व्यक्तियों के मूल्य और विकास पर क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। दूसरा सामाजिक मूल्यों का प्रभाव होता है, इसमें मीडिया सामाजिक मूल्यों और आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं जो व्यक्तियों के मूल्य विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो मीडिया के कुछ प्रकार की अगर बात करें तो मीडिया के 3 प्रकार, खास 3 प्रकार हो जाते हैं। क्या, टेलीविज़न, सोशल मीडिया और फिल्मी सिनेमा, और भी इसमें से कुछ महत्व हो जाते हैं। जैसे मीडिया के बारे में मैंने बहुत अच्छा से चर्चा किया है, जो कॉन्सेप्ट क्लासेस था मेरा, फर्स्ट वीडियो था क्वेश्चन आंसर का, मैंने जिसमें मोस्ट में क्वेश्चन आंसर करवाया था। इनमें से मैंने मीडिया के प्रकार के बारे में सही से जिक्र किया है, सही से चर्चा किया है। तो बुक के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ कि मीडिया का क्या है। देखिए मीडिया को भी समझना है ना, तो मीडिया क्या है, मीडिया संचार के विभिन्न साधनों को कहते हैं जिनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, समाचार हमको मिलता है, मनोरंजन होता है, शिक्षा संबंधी प्रसारित किया जाता है, शिक्षा के संबंध होता है, शिक्षा संबंधित ज्ञान मिलता है। तो ये हमारा क्या होता है, मीडिया होता है। तो मीडिया में भाई प्रिंटिंग मीडिया आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ जाता है और डिजिटल मीडिया भी आ जाता है। यहाँ पे मीडिया की अगर भूमिका की बात करें तो ये जानकारी प्रसारण करना होता है, मनोरंजन करना होता है, शिक्षा को देना होता है, ये मीडिया की भूमिका होती है।
तो मीडिया की अब हम लोग विकास की बात करते हैं थोड़ा सा। मीडिया का विकास जो हुआ वो तकनीकी प्रगति से हुआ और सामाजिक परिवर्तनों के साथ हुआ। ये दोनों का साथ मिला, सामाजिक परिवर्तन हुआ और मीडिया तकनीकी आया, ठीक है, तकनीक लगाया। इन दोनों से क्या हुआ, मीडिया का विकास हुआ। और मीडिया के विकास की अगर बात किया जाए तो इनमें से प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है ये आधुनिक युग का, है ना। मीडिया के कुछ प्रभाव है क्या भैया, मीडिया विकास के प्रभाव की बात करें तो जानकारी की पहुंच बहुत अच्छे से होती है, संचार सुधार होते हैं, वैश्विक जुड़ाव भी होते हैं। मीडिया से क्या होता है, इंटरनेशनल जुड़ाव होते हैं, ग्लोबल जुड़ाव होते हैं, मतलब ग्लोब के मतलब विश्व के, वर्ल्ड के सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं मीडिया के जरिए, है कि नहीं। एक जगह से दूसरी जगह हम लोग मीडिया से हम एक जगह दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। हम इंडिया में है तो हम अफ्रीका पहुंच सकते हैं, अमेरिका पहुंच सकते हैं, कहाँ, किसके जरिए भैया, मीडिया के जरिए आसान हुआ। नहीं तो हो सकता है खाली सोच सकते थे, कुछ देख सकते थे, हम अभी चाहेंगे तो अमेरिका के बारे में सब चीज देखेंगे, अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में कौन लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, सब चीज जान सकते हैं। अमेरिका में क्या है वो भी जान सकते हैं, अमेरिका को घूम सकते हैं, कहाँ से, मीडिया के जरिए से घूम सकते हैं। लेकिन पहले के समय में मीडिया नहीं था, है, मीडिया नहीं था तो क्या हम लगा पाते थे क्या कैसा है, नहीं है, सोचते थे, खाली नाम सुनते थे, ये भैया अमेरिका, अमेरिका का नाम सुनते हैं लेकिन अमेरिका के बारे में नहीं जानते हैं अमेरिका क्या चीज है कि नहीं। इंडिया का नाम, कोई दूसरे देश के लोग इंडिया का नाम सुना होता है, सुना होगा, क्या इंडिया को देखा नहीं होगा। तो मीडिया के जरिए अब हम लोग एक जगह दूसरी जगह भी जाते हैं, देखते हैं, इससे वैश्विक जुड़ाव होता है ना। अब लास्ट में थोड़ा और भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं मीडिया के प्रभाव के। तो देखिए मीडिया के दो प्रभाव देखने को खास करके मिलता है, एक प्रभाव तो सकारात्मक प्रभाव, दूसरा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। सकारात्मक प्रभाव में क्या मिलते हैं भैया, देखो सकारात्मक प्रभाव को अगर समझने की बात करें तो ये जानकारी और शिक्षा देते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं, सामाजिक में परिवर्तन लाते हैं, मनोरंजन करते हैं, वैश्विक जुड़ाव मिलते हैं। और इसका नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो ये देखो कभी कभी झूठी न्यूज़ फैलाते हैं, है ना, हिंसक पैदा करते हैं, अनुचित सामग्री देते हैं, है ना, अश्लीलता, कभी कभी मीडिया जरिए अश्लीलता भी फैल जाती है, अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं मीडिया, बच्चे अश्लीलता का वर्क करते हैं, है ना, फालतू सब वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं। मीडिया इस किसका जरिया, मीडिया के जरिए देखते हैं, झूठी खबरें और अफवाह आते हैं मीडिया से, ये तो नकारात्मक प्रभाव आते हैं। नकारात्मक में बच्चे बिगड़ते हैं, मानसिक में प्रभाव होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ते हैं, तो ये मीडिया के नकारात्मक प्रभाव है। तो इसी के साथ साथ क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स आप लोग बहुत देर तक जुड़े रहे हमारे साथ, समझा, आप लोगों ने पूरे चैप्टर्स को देखा, पूरे बुक के मैंने रिवीजन करवाया। आपको क्यों करवाया, बुक का चैप्टर्स को देखते हुए रिवीजन करवाया, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। इनमें से जो भी रिवीजन करवाया वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा आप लोगों ने नोट्स देखा, नोट्स अभी तक नहीं देखे, जल्दी नोट्स देख लीजिए भैया, नोट्स देख लीजिए, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने करवाया था वो देख लीजिए, जिसमें सबसे अधिक मेरा व्यूज आया वो वीडियो खास करके देखिए, है ना, जिसमें 30,000 के करीब व्यूज आ चुके हैं। वो वीडियो जल्दी देखिए, आपके पास बहुत ही कम समय है, जल्दी देखिए। और आप लोग तैयारी करके ही जाइएगा एग्जाम देने के लिए। और आप देखिए अगर हमसे जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़ के जाएंगे एग्जाम देने के लिए, कंफर्म है कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। आप लोग बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर अच्छे कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय। स्टूडेंट्स प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.